तो आपको एक बेस्ट लैपटॉप लेना है आपके काम के हिसाब से, जो आपके बजट में हो और आपका सारा काम हो जाए। दोस्तों, हमने कुछ साल पहले एक वीडियो बनाया था लैपटॉप बाइंग गाइड के ऊपर, जो आप लोगों को बहुत पसंद आया और मिलियंस में व्यूज गए उसके। इन कुछ सालों में टेक्नोलॉजी कुछ चेंज हो चुकी है, जिसकी वजह से लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन चेंज हो चुके हैं और जिसकी वजह से बाइंग का डिसीजन भी है थोड़ा अलग हो गया है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो ट्रस्ट मी, आप अपने लिए तो अच्छा लैपटॉप चूज कर पाओगे, इवन आप दूसरों को भी अच्छा सजेशन दे पाओगे कि लिए कौन सा वाला लैपटॉप लेना चाहिए, कैसा लैपटॉप लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बताऊं, आपको लैपटॉप खरीदने से पहले सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपको लैपटॉप खरीदना क्यों है। क्या आपके पड़ोसी ने खरीदा इसलिए खरीदना है? क्या आपके दोस्त ने खरीदा इसलिए खरीदना है? क्या जेन्युइनली आपके अपने काम के लिए खरीदना है? तो सबसे पहले आप डिसाइड करो कि आपको लैपटॉप लेना क्यों है, किस काम के लिए लेना है। इसके बाद आप अपना बजट डिसाइड करो कि मुझे इस बजट में मेरा लैपटॉप आना चाहिए। ऐसा भी बजट डिसाइड मत करना कि भाई काम आपका बहुत हेवी वाला है और बजट डिसाइड किया आपने बहुत थोड़ा सा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बजट डिसाइड नहीं करोगे तो बहुत ही ऊपर नीचे हो सकता है बजट। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखो कि आप क्या काम करने वाले हो। दूसरा, बजट डिसाइड करो। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं कितना बजट डिसाइड करूं, मुझे कुछ मालूम नहीं है। देखो, एक एग्जांपल देता हूं। आप मान लो आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है, आप एक स्टूडेंट हो, इंटरनेट चलाते हो, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट चलाते हो, छोटी मोटी वीडियो एडिटिंग करते हो, छोटा मोटा ग्राफिक का डिजाइनिंग करना चाहते हो, छोटा मोटा प्रोजेक्ट का काम करना चाहते हो, वीडियो प्लेबैक करना चाहते हो, ऑडियो को प्लेबैक करना चाहते हो। ये छोटे मोटे काम जितने भी होते हैं, घर में कुछ काम होता है, छोटे मोटे बच्चों के काम होते हैं, छोटा मोटा कुछ ऑफिस में भी काम होता है, तो आप 30 से 40 हजार का बजट पकड़ सकते हो। लेकिन किसी किसी का रिक्वायरमेंट होता है कि मिड से हाई लेवल तक का, यानी कि उसको कभी ग्राफिक्स में काम करना होता है, मिड लेवल का ग्राफिक्स, बहुत हाई लेवल का नहीं, मिड लेवल का ग्राफिक्स करना है। कभी बोलता है कि मिड लेवल का मुझे वीडियो एडिटिंग करना है। मीडियम से हाई रेंज तक का एक कैटेगरी है जिसमें आपको कम से कम 50 to 70,000 का बजट आपको पकड़ के चलना है, ताकि आप अपना काम अच्छे से कर सको। और किसी का रिक्वायरमेंट होता है कि कोई बोलेगा मुझे हाई लेवल की वीडियो एडिटिंग करनी है, कोई बोलेगा मुझे हाई लेवल का ग्राफिक एडिटिंग करनी है, कोई बोलेगा मुझे हाई लेवल का ऑटो कैड के रिलेटेड मुझे काम करना है, प्रोजेक्ट का काम करना है, हाई लेवल का गेमिंग करना है। तो आपको इसके ऊपर का बजट पकड़ना पड़ेगा। 70 के ऊपर का बजट आपको कंसिडर करके चलना पड़ेगा। ये जो बजट है ये अप्रॉक्सीमेट बजट है, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है डिपेंडिंग कौन सा ब्रांड है, कितना कॉन्फ़िगरेशन है, किस टाइप का लैपटॉप है। देखो, आप कोई भी ब्रांड का लैपटॉप लो, एसर लो, एचपी लो, डेल लो, कोई भी लो, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ना, वो होता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अच्छा होगा ना, बहुत काम कर पाओगे और बहुत आउटपुट निकाल पाओगे अपने काम का। अब परफॉर्मेंस की बात आती है तो आपके माइंड में जरूर आ रहा होगा कि परफॉर्मेंस के लिए क्या करें, क्या ऐसा ले लैपटॉप में, या क्या ऐसा देखे लैपटॉप में। देखो, परफॉर्मेंस के लिए मैं दो चीज बोलूंगा। एक है प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, दूसरा रैम अच्छा होना चाहिए। अब आपके माइंड में शायद आ सकता है कि प्रोसेसर तो अच्छा लूंगा मैं, लेकिन प्रोसेसर लूं कौन सा मैं। इसमें कई सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि मैं इंटेल का लूं या मैं एएमडी का लूं, कौन सा बेटर है। तो इसमें आपको बता दूं दोस्तों, दोनों ही कंपनी अच्छी है, लेकिन इसमें एक चीज नोट करना है कि इसमें अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं। इंटेल के जो 4 मेजर प्रोसेसर जो फेमस है वो है इंटेल का i3, i5, i7, i9। उसी तरह से AMD में भी 4 प्रोसेसर पॉपुलर है, जैसे कि Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 के 4, इसके 4। लेकिन इसमें से कौन सा वाला किसके साथ बेस्ट है, कैसे पता चलेगा? देखो, इसको नैरो डाउन कर दो। Ryzen 3 इज इक्वल टू इंटेल का i3, Ryzen 5 इज इक्वल टू इंटेल का i5, Ryzen 7 इज इक्वल टू इंटेल का i7, Ryzen 9 इज इक्वल टू इंटेल का i9। एग्जैक्ट सेम नहीं है, दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन ब्रॉडली आप समझ सकते हो, समझने के लिए कि भाई ये ऐसे इक्विवेलेंट है। ये चलो, आप बोलोगे कि अब तो ये प्रोसेसर का कॉन्फ़िगरेशन समझ में आएगा, लेकिन मुझे लैपटॉप कैसे डिसाइड करूं कि मेरा ये काम है तो मैं कौन सा वाला प्रोसेसर लूं। देखो, सिंपल समझो कि भाई अगर मुझे थोड़ा सा काम है, यानी कि छोटा काम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे इंटरनेट ब्राउजिंग करना है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट चलाना है, छोटा मोटा वीडियो एडिटिंग करना है, छोटा मोटा ग्राफिक का काम करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्टूडेंट को अटेंड करना है या मीटिंग करनी है, स्टूडेंट हूं ऑनलाइन क्लास अटेंड कर लूं। अगर आपको 1-2 एप्लीकेशन चलाना है, मल्टीटास्किंग बहुत ज्यादा नहीं करना है, तो आप होम यूजर हूं, छोटा मोटा काम करना है मुझे बस, तो आप i3 या तो Ryzen 3 दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो। अब थोड़ा हम आगे लेवल की प्रोसेसर की बात कर रहे हैं
हैं कि कौन सा वाला प्रोसेसर किस काम के लिए यूज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटेल का i5 प्रोसेसर और AMD का Ryzen 5 प्रोसेसर। देखो आपको अगर लगता है कि मेरा ये बेसिक काम से थोड़ा सा यूपर लेवल है, मिड लेवल का काम है, बहुत हैवी भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है, बीच का लेवल का काम है, मिड लेवल की ग्राफिक एडिटिंग करना है, मिड लेवल की वीडियो एडिटिंग करना है, यूट्यूब पे मुझे अच्छा खासा वीडियो एडिट करके काम चलाना है, तो काम हो जाएगा। किस में हो जाएगा? इंटेल के i5 वाले प्रोसेसर में हो जाएगा, और चाहो तो आप Ryzen के 5 वाला प्रोसेसर में भी ये काम कर सकते हो। अब रैम के बारे में बताऊंगा आगे, लेकिन थोड़ा सा पहले ये समझ लेते हैं। अब लेकिन किसी किसी का रिक्वायरमेंट होता है कि मुझे मिड लेवल से भी ऊपर जाना है, मेरा मिड लेवल से ऊपर का काम है, मेरा हाई लेवल का वीडियो एडिटिंग है, बहुत एकदम हाई लेवल नहीं है लेकिन डिसेंट हाई लेवल है, मेरा गेमिंग ठीक ठाक हो जाना चाहिए, मेरा कुछ अटकना नहीं चाहिए, मैं मल्टीटास्किंग करूं, 10-20 ब्राउजर खोल दूं, तो मेरा कुछ फर्क पड़ना ज्यादा नहीं चाहिए। तो आपको इंटेल का i7 की तरफ देखना चाहिए या तो फिर AMD के Ryzen 7 की तरफ देखना चाहिए। अगर किसी का इसके ऊपर का भी रिक्वायरमेंट है तो AMD का Ryzen 9 देख सकते हो या तो फिर इंटेल का i9 देख सकते हो। तो ये उसी के लिए है जिसका परफॉर्मेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आपको ये i9 वाला प्रोसेसर या तो AMD का Ryzen 9 वाला प्रोसेसर आप चूज कर सकते हो। जब Ryzen 9 या तो इंटेल का i9 आता है तो ऑल अबाउट परफॉर्मेंस को, मल्टीटास्किंग अच्छे से कर सको, मल्टी विंडो आराम से खोल सको, मल्टीपल एप्लीकेशन मल्टीपल ब्राउजर्स के टैब्स खोल सको, आपको 4K एडिटिंग करनी है, बहुत सारे एप्स खुले हुए हैं, तो आपको ये वाला प्रोसेसर की तरफ देखना चाहिए। तो इसी तरह से नेक्स्ट आता है रैम। हाउ मच रैम आई शुड कंसीडर इन माई लैपटॉप। देखो अगर आपका रिक्वायरमेंट बेसिक है, काम बेसिक है, तो आपको 4GB रैम इज इनफ, यू कैन गो विथ 4GB रैम। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका मिड लेवल का काम है, देन यू शुड ऑलवेज कंसीडर 8GB रैम एटलीस्ट। और उसके ऊपर का रिक्वायरमेंट अगर आपको लगता है कि आपको हाई लेवल की एडिटिंग करनी है या तो फिर हाई लेवल का ग्राफिक एडिटिंग करना है, देन यू शुड ऑलवेज कंसीडर 16GB और अबव, उसके नीचे मत कंसीडर करना, ताकि आप अपना काम अच्छे से कर सको। चलो अब बात करते हैं जीपीयू की, यानी कि ग्राफिक्स की। अब ग्राफिक्स कैसा लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए? देखो हमेशा याद रखो ग्राफिक्स में दो ही कैटेगरी, एक है इंटीग्रेटेड, दूसरा है डेडिकेटेड। इंटीग्रेटेड हमेशा स्लो होता है कंपेयर टू डेडिकेटेड, लेकिन एक चीज याद रखो, इंटीग्रेटेड में ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता। मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो बेसिक लेवल से लेके मिड लेवल तक का काम, 80% तक का काम आपके इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स में हो जाएगा। आपको अगर लगता है कि आपका ग्राफिक का बड़ा काम है, गेमिंग का बड़ा काम है, वीडियो एडिटिंग का बड़ा काम है, तो आप डेडिकेटेड ग्राफिक्स अच्छा वाला लेना, ताकि आपका काम अच्छे से हो सके। देखो अब बात कर लेते हैं स्टोरेज की। स्टोरेज कौन सा लूं, कितना लूं, कैसे पता चलेगा? देखो हमेशा याद रखो कि स्टोरेज में अभी फिलहाल जो पॉपुलर है, दो ही पॉपुलर है, एक है SSD और दूसरा है HDD। HDD जो है ना थोड़ा स्लो है कंपेयर टू SSD। SSD फास्ट है। अब SSD फास्ट है तो क्या करता है ये फास्ट? जैसे कि आपको फास्ट ऐप ओपन करना है, रीड राइट फास्ट करनी है, आपको कोई भी, जैसे मान लो आपको लगता है कि मेरा रिकॉर्डिंग, कोई भी काम कर रहे हो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, कि हार्ड डिस्क के ऊपर ज़्यादा लोड आ रहा है, रीड हो रहा है, राइट हो रहा है, रीड हो रहा है, राइट हो रहा है, तो आपको SSD की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ मेरा बहुत सारा फाइल है, मुझे स्टोर करके रखना है, मुझे स्पीड से कुछ मतलब नहीं है, मेरा खाली स्टोर हो जाना चाहिए, तो क्या आपको HDD की तरफ देखना चाहिए, ना कि SSD। क्योंकि SSD कैसा है ना, कॉस्ट ज़्यादा है, साइज कम है, और HDD कैसा है ना कि साइज बड़ा है, कॉस्ट कम है। तो ये अपोजिट चलता है थोड़ा सा। तो आपको देखना है कि कौन सा वाला रिक्वायरमेंट है आपका। अब लेकिन अब देखो क्या हो रहा है ना, नए नए जो लैपटॉप आ रहे हैं उसमें कंबाइंड चीजें आ रही है, यानी कि SSD भी मिल रही है और HDD भी मिल रहा है। अब इससे फायदा क्या होता है, जैसे कि आपको स्टोरेज के लिए आप 1 TB वाला स्टोरेज यूज कर सकते हो। अब दूसरा क्या फायदा होता है कि भाई आपको फास्ट चाहिए तो C ड्राइव बना दिया SSD को, यानी कि बूटिंग ऐप वगैरह सब इसमें लोडेड होंगे, स्टोरेज के लिए सब इसमें लोडेड होंगे। तो इससे एक कंबाइंड बैलेंस्ड परफॉर्मेंस मिलता है, फास्ट भी मिलता है और स्टोरेज भी मिलता है। तो ये कंबाइंड अगर आपको लैपटॉप में मिलेगा तो आपके लिए बेस्ट है। और एक चीज, इसमें एक और चीज आ गया NVMe करके। अब NVMe क्या है ना, लेटेस्ट जनरेशन का स्टोरेज आ गया है, वो SSD से भी फास्ट प्रोसेस करता है NVMe। अगर आपके लैपटॉप में NVMe मिल रहा है और SSD नहीं मिल रहा है तो चलेगा, NVMe SSD से फास्ट है, हमेशा ये याद रखना आप। देखो ये जो स्टोरेज होते हैं, रैम होता है, प्रोसेसर होता है ना, देखो मेरे हिसाब से ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है परफॉर्मेंस के लिए।
अब आता है कि स्क्रीन कैसा लेना चाहिए, स्क्रीन साइज कितनी होनी चाहिए, कि इसमें अब तो 14 इंच भी आ रहा है, 15.6 भी आ रहा है, 17 भी आ रहा है, तो कैसे डिसाइड करें कि मेरे लिए कौन सा बेटर है। देखो हमेशा याद रखो कि जितना बड़ा स्क्रीन होगा उतना हेवी 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 होता चला जाएगा, और जितना छोटा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम लाइट होगा। अब देखो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपका किस तरह का काम है। अगर आपको लगता है कि लैपटॉप को डेली ट्रैवल करना है लेकर हाथ में, तो आपको लाइट लैपटॉप लेना चाहिए, ना कि बड़ा स्क्रीन। छोटी स्क्रीन वाला लैपटॉप लो, एकदम छोटा भी नहीं, मतलब एक डिसेंट स्क्रीन जो आपको समझ में आए, पढ़ सको, देख सको, ऐसा स्क्रीन लो। तो एक थोड़ा सा आपको खुद ही ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपका किस तरह का काम है। अब देखो इसमें टच स्क्रीन भी आते हैं, नॉन टच भी आते हैं। आपको लगता है कि आप स्टूडेंट हो, एग्जाम्पल आपको लगता है कि स्टूडेंट हो, आपको चाहिए ऐसा जो मेरा कभी मैं फोल्ड करूं तो टैबलेट बन जाए, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरह का लैपटॉप चाहिए। तो साइज इंपॉर्टेंट है, वेट इंपॉर्टेंट है, और आपको ट्रैवल कितना है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये आप कंसीडर करके मिक्स एंड मैच करके आप डिसाइड करो कि आपको कैसा वाला स्क्रीन चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये मुझे एक रूम में रख देना है या एक रूम से दूसरे रूम में लेके जाना है, तो आप बड़ा स्क्रीन वाला लैपटॉप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पे एक चीज याद रखो, अगर आपका काम ग्राफिक्स से रिलेटेड है, जहां पे कलर की एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, आप ओलेड वाला स्क्रीन वाला ऑप्शन ले लो जिसमें कलर एक्यूरेसी अच्छी मिले। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट जो हमें समझना जरूरी जो है ना, वो है बैटरी के बारे में। देखो लैपटॉप की बैटरी का डिसीजन करना होगा तो 3 चीजें उसमें देखना। एक तो चार्जर अच्छा होना चाहिए, यानी कि 65 वॉट या तो 70 वॉट के आसपास कम से कम होना चाहिए। दूसरा, उसका लाइफ यानी कि एक बार चार्ज करने के बाद कम से कम 7-8 घंटे चलने चाहिए। तीसरा, टाइप सी का चार्जर मिल जाता है तो बहुत ही बेहतर है। कौन सा वाला बैटरी अच्छा होता है, तो कंपनी बोलती है कि भाई हम इसमें 10 घंटा बैटरी लाइफ देंगे, 12 घंटा देंगे, 15 घंटा देंगे, लेकिन एक्चुअल में मिलता है क्या? एक्चुअल में नहीं मिलता उतना। उसमें मतलब 20-30% आप माइनस कर दो। मान लो एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने क्लेम किया कि 10 घंटे इसकी बैटरी बैकअप है, तो 30% माइनस कर दो अप्रॉक्सीमेटली, तो आपको 7 घंटे का बैकअप मिलेगा। तो हमेशा याद रखो कि भाई आपका बैटरी कम से कम, मेरे हिसाब से 7 घंटे 8 घंटे कम से कम चलना चाहिए। पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप वीडियो क्रिएटर हो तो आपको HDMI पोर्ट जरूर होना चाहिए। HDMI पोर्ट से फायदा क्या होता है कि आप उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हो बड़े स्क्रीन पे। और अगर आप मान लो आपको लगता है कि मुझे फाइल ट्रांसफर करना है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, लेकिन मुझे ऑनलाइन नहीं करना है, इंटरनेट के थ्रू नहीं करना है, फिजिकली करना है, यानी कि इधर से उठाया उधर दिया, उधर से उठाया इधर दिया, USB स्लॉट्स जरूर होने चाहिए। और मल्टी कार्ड रीडर देखना, अगर आपके पास होता है तो वो ले लेना, उसके अंदर मिलता है तो 3.5 mm जैक होना चाहिए ताकि आप ऑडियो वगैरह सुन सको। अगर आपको उसमें थंडरबोल्ट उसमें पोर्ट मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा है, फाइल ट्रांसफर और भी फास्ट तरीके से हो सकता है। अब बात आती है कि लैपटॉप कौन सा लेना चाहिए। लैपटॉप आप अच्छी ब्रांड का ले जिसकी सर्विस अच्छी हो और जो ऑन साइट वारंटी देता हो, यानी कि जब भी लैपटॉप में प्रॉब्लम हो आपको सर्विस जल्द से जल्द मिले और सर्विस के लिए आपको सर्विस सेंटर जाना ना पड़े। उसके इंजीनियर ही आपके घर पर या आपके ऑफिस में आके सर्विस करे और प्रॉब्लम को सॉल्व करे। कभी भी कैरी इन वारंटी मत लेना। कैरी इन वारंटी का मतलब यह है कि लैपटॉप खराब होने पर आपको लैपटॉप कंपनी के सर्विस सेंटर में ले जाना होगा। तो ये अननेसेसरी हैसल क्यों लेना जब ऑनसाइट वारंटी का ऑप्शन मिलता है। तो लैपटॉप लेने से पहले आप अपने सिटी में चेक कर लो कि वो ब्रांड की सर्विस आपके सिटी में है कि नहीं। अब बात करते हैं कि कौन से ब्रांड का लैपटॉप लेना चाहिए। मेरी पर्सनल ओपिनियन में आप कोई भी अच्छा ब्रांड ले सकते हैं, जैसे कि एसर, HP, डेल, इनमें से कोई भी ब्रांड के साथ जा सकते हैं। हाँ, लेकिन परचेज करने के पहले उनकी वारंटी टर्म्स जरूर देख लें। और भी ब्रांड के लैपटॉप है, आप अपनी सिटी के हिसाब से चेक कर लो और फिर लैपटॉप लेना। क्योंकि अगर आपने ऐसा लैपटॉप ले लिया जो आपके सिटी में सर्विस है ही नहीं, देता ही नहीं है, तो आपको बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप लैपटॉप ले तो आप एक्सटेंडेड वारंटी जरूर लेना, यानी कि कंपनी की ज्यादातर वारंटी 1 साल की होती है। 1 साल के बाद अगर लैपटॉप खराब होता है तो आपको मेंटेनेंस कॉस्ट लग सकता है। इसीलिए जब भी आप लैपटॉप ले तो एक्सटेंडेड वारंटी 2, 3, 4 साल जो भी मिल रही हो वो जरूर करवा लें, यानी कि टोटल वारंटी बढ़कर 3-4 साल हो जाएगी। कम से कम 3 साल तक तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, यानी कि एक्सटेंडेड वारंटी में 3-4 हजार डालने के बाद होने वाली 8 से 10 हजार 15 हजार मेंटेनेंस कॉस्ट जो बाद में आएगी वारंटी के बाद, वो बचाने का ऑप्शन हो सकता है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 1 साल होने के बाद लैपटॉप खराब होने की चांस बहुत ज्यादा हो जाती है, और अगर लैपटॉप खराब होता है तो पैसा आपके जेब से ना लगे और वारंटी में कवर हो जाए।
तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना। हमारे वीडियो के रिलेटेड कोई भी फीडबैक होता है जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है लैपटॉप बाइंग से रिलेटेड तो नीचे कमेंट जरूर करना। और इसी तरह की नॉलेजेबल और ट्रस्टेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।